हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ देखेंगे हमें 9th मई के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे ये देख लो, एक्सपर्ट रिव्यू इंडियाज़ चीता प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बारे में भी हम देखेंगे। बाकी आगे हम देखेंगे हमें कौन कौन सा देखना है। और हमें पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़नी होती क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता, तो इसलिए हम उसको स्किप कर देते हैं। जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हम पढ़ते हैं। और ये दिमाग में आना कि क्या हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं कि नहीं। देखो, बहुत सारी न्यूज़ जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो साल भर का PT 365 होता है उसमें भी हम कवर कर लेते हैं, तो हमारे करंट अफेयर का पूरा ऑल ओवर तैयार हो जाता है। और आपको एकदम रिलैक्स रहना है। बाकी जो स्टार्टिंग है हमारा उस पर फोकस करना है, ठीक है। ओके, तो हम अब यहाँ पे अपना देखेंगे। यहाँ पे एक देखो आया हुआ है बुद्धिज़्म से रिलेटेड, बुद्धिज़्म इंडिया सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन टूल। तो इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है देयर इज़ मच सिग्निफिकेंस टू इंडियाज हैविंग होस्टेड अ 2 डे ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली अप्रैल 20 और 21 में किया गया था, विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। और ये कोलैबोरेशन था इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि जो बुद्धिस्ट समिट है वो जो है ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा कि कोई भी समिट है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। कोलैबोरेशन हमने देख लिया इसमें इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ। द समिट सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ की फीचर फ्रॉम द ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी। हाँ, तो इसमें क्या बताया गया, कम्युनिटी इंक्लूडिंग दलाई लामा। तो आपको पता है बुद्धिस्ट, जो आप कम्युनिटी की बात करो या ग्लोबल बुद्धिस्ट की बात करो तो दलाई लामा का नाम तो आता ही आता है। It was at summit that the Prime Minister Narendra Modi laid emphasis on the continuing relevance of Buddha teaching in today's world। तो ये वाला हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि बुद्धा टीचिंग को हम अपने जो इंटरनेशनल रिलेशन है और जो हमारी अभी का सिनेरियो हो, चाहे वॉर का लेके हो या किसी चीज़ को लेके हो, हम उसमें बुद्धा की टीचिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। The summit was significant opportunity for India to project and connect with Buddhist population around the world। अब देखो ये क्या है कि इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे है, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन के साथ जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, दे बाई स्ट्रेंथनिंग द कंट्री सॉफ्ट पावर। और ये एक तरीके से सॉफ्ट पावर की बात करें तो आप बहुत सारी चीज़ें सॉफ्ट पावर में देखते हो, जैसे कि सिनेमा हो गया, कल्चरल इवेंट्स हो गए, ठीक है। और जैसे क्या हो, ये आप बुद्धिस्ट पॉपुलेशन देख लो। तो इस तरह के कल्चरल हम बहुत ज़्यादा जैसे सॉफ्ट पावर के बेसिस पे हम वर्ड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इंडियाज़ एफर्ट सो फॉर, इंडिया का एफर्ट क्या क्या इस क्षेत्र में रहा। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी एफर्ट, तो वो इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी को लेकर के, with a focus on promoting tourism through the development of Buddhist Council Circuit। तो बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट के थ्रू वो प्रमोट कर रही है टूरिज्म, ठीक है, थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट। एडिशनली मिस्टर मोदी हैज़ मेड इट अ पॉइंट टू विजिट बुद्धिस्ट साइट ड्यूरिंग द साउथ ईस्टर्न ईस्ट एशियन विजिट। तो उन्होंने विजिट भी किया था बुद्धिस्ट साइट को। By hosting such a high-profile event, the Indian government hoped to demonstrate its commitment to preserving and promoting Buddhist culture and heritage। तो इसमें क्या करना है, प्रिजर्व करना और प्रमोट करना बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज को, एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग टाई विद द ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ठीक है। पहली चीज़ तो ग्लोबल मतलब क्या होता है, वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है ग्लोबल लेवल पे उनसे टाइज जो है वो स्ट्रेंथन करना, साथ ही साथ प्रिजर्व करना और प्रमोट करना बुद्धिस्ट कल्चर को। विद इट स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड कल्चर टाइज विद बुद्धिज्म, इंडिया इज वेल पोजिशन टू प्ले अ लीडिंग रोल इन शेपिंग द डिस्करेज अराउंड बुद्धिस्ट इशूज इन द ग्लोबल स्टेज। तो इसमें क्या कर सकती है इंडिया, एक लीडर के तौर पे काम कर सकती है, ठीक है, जो बुद्धिस्ट इशू है ग्लोबल स्टेज पे। Again, the backdrop of the Russia-Ukraine crisis, Mr. Modi said India is not given युद्धा to the world but बुद्धा। मतलब
इंडिया हैज़ नॉट गिवन युद्ध, मतलब युद्ध की बात इंडियन नहीं करते, इंडिया जो है वो युद्ध की बात नहीं करता बल्कि बुद्ध की बात करता है। मतलब वी आर नॉट बिलीविंग इन वॉर, वी आर बिलीविंग इन बुद्धिस्ट बुद्धा टीचिंग। तो बुद्धा टीचिंग में क्या कहा जाता है, वॉर की बात तो करी नहीं जाती, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि हम युद्ध की बात नहीं करते, हम बुद्ध की बात करते हैं, ठीक है। This resonate with the earlier statement of his telling the Russian President Vladimir Putin that this is not the era of war। और उन्होंने एक चीज़ और भी कहा था, बुद्धिस्ट टीचिंग को रिलेट करते हुए उन्होंने कहा था रशियन प्रेसिडेंट पे, उन्होंने कहा था दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, मतलब ये वॉर का एरा नहीं है, ठीक है। और द दिल्ली समिट थीम क्या था, रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फिलॉसफी टू प्रैक्टिस, ठीक है। ऑल्सो हाईलाइटिंग इंडियाज अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू ग्लोबल पॉलिटिक्स विद मोरालिटी एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। और ये जो बातें हैं ये की है अभिषेक श्रीवास्तव, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिप्लोमेसी एंड डिजार्मामेंट के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU के, ठीक है। और दूसरे कौन हैं, कार्तिकेय गर्ग सॉरी, वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ठीक है, IR में एंड एरिया स्टडीज़ में IS, ये भी JNU से है, ठीक है। ओके, Buddhist diplomacy has potential to promote religion cohesion given that nearly 97% of global Buddhist population is based in Asia। तो 97 जो ग्लोबल बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो बेस्ड कहाँ पे है, एशिया में। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर चाइना इफेक्टिवली यूज बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी टू इंगेज विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो चाइना ऑलरेडी बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी क्या कर चुका है, यूज़ कर चुका है इंगेज करने के लिए जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको। एंड इट इज़ continues to employ the approach to gain legitimacy for its Belt and Road Initiative BRI प्रोजेक्ट जो है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो नेबरिंग कंट्री को कनेक्ट भी करता है और अपना बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी वो ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, ठीक है। As India and China compete to dominate the Buddhist heritage as a tool for soft power, India hold an advantage due to faith origin in the country। अब देखो इंडिया को एडवांटेज इसलिए मिल जाती है कि बुद्धिस्ट ओरिजिन की वजह से भी, ठीक है, फेथ ओरिजिन इन द कंट्री इसकी वजह से। हाउएवर डिस्पाइट बीइंग होम टू अ नंबर ऑफ की बुद्धिस्ट साइट सच एज क्या क्या है अपने यहाँ, बोध गया है बिहार में, सारनाथ है अपने यहाँ, कुशीनगर है अपने यहाँ, ठीक है। India has struggled to attract Buddhism tourism who tend to favor site in Thailand and Cambodia। कुछ लोग जो थाईलैंड और कंबोडिया में साइट है वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एक सम टाइम एक तरीके का स्ट्रगल देखने को मिलता है। पर हमारे यहाँ जो बुद्धिस्ट साइट है जैसे बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, आप जिसने भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड पूरा पढ़ा होगा, जो हमारा पार्ट भी है UPSC के सिलेबस का, तो आपको पता होगा कि बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर ये कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक हमारे लिए एडवांटेज है उस चीज़ से कनेक्ट करने का। Guiding principle China factor, India effort to position itself as a great power committed to cooperations rather than coercion are rooted in deep historical and cultural ties to the region। अब देखो एक चीज़ यहाँ से लाइन हम अपने आंसर में लिख सकते हैं, संस्कृति एवं सभ्यता की बात की गई है, मतलब करंट गवर्नमेंट गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर फॉरेन पॉलिसी पंचामृत। अब ये वाला लाइन याद रखना है प्रीलिम्स के लिए भी, पंचामृत की बहुत बात हुई है, पंचामृत प्रिंसिपल्स की बात हुई है, जिसमें ये इंक्लूड किया गया है संस्कृत एवं सभ्यता के बारे में बात की गई है, ठीक है, विच मीन्स कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लिंक। देखो संस्कृति एवं सभ्यता का मतलब क्या है, कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लिंक की बात की गई है, विच वॉज हाईलाइटेड ड्यूरिंग द दिल्ली समिट। और ये दिल्ली समिट के दौरान हाईलाइट किया गया था, विच शो अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ 171 फॉरेन डेलीगेट्स फ्रॉम साउथ कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान एंड ताइवान अलॉन्ग विद 150 डेलीगेट्स फ्रॉम इंडियन बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलॉन्ग विद 150 डेलीगेट्स जो है इंडियन बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के। ऑल्सो इन अटेंडेंस वर प्रोमिनेंट स्कॉलर, संघ लीडर एंड धर्म प्रैक्टिशनर्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी, करेक्ट। इंडिया रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बुद्धिज्म एज अ मीन्स ऑफ कंडक्टिंग पब्लिक डिप्लोमेसी and has utilized its advantage. China is actively seeking to exert control over the appointment of the next Dalai Lama, which would be blow to India's effort to project soft power through Buddhism।
तो ये सारी चीज़ें भी हैं, पर जो मेन है वो हमने देख लिया। अब यहाँ से एक और मेन चीज़ यहाँ पे पता चल रही है, देखो। द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR कुड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, मतलब वो प्ले कर सकती है सिग्निफिकेंट रोल किस चीज़ में, प्रमोट करने के लिए इवेंट विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। तो ये यहाँ से हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली, ये हम लिख सकते हैं आंसर में। देखो यहाँ से जो जो चीज़ें पता चल रही हैं, अब जैसे यहाँ से कि एशिया में कितने हैं, ये चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट साइट बुद्धिज़्म की कौन कौन सी है, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ठीक है। और बाहर कौन कौन सी फेवर साइट्स हैं, जैसे थाईलैंड है और कंबोडिया है, ये हमको पता चला। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टार बना रखा है पंचामृत, ठीक है, प्रिंसिपल, जिसमें बात की जाती है संस्कृति एवं सभ्यता, कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लिंक की, करेक्ट। और अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये सब हम IR में लिख सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ एरा ऑफ वॉर, ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बोला गया, ठीक है। इंडिया हैज़ नॉट गिवन युद्ध टू द वर्ल्ड बट बुद्धा। अब देखो, आप किसी भी जैसे इंटरनली पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हो ना पसंद करते हो, डजेंट मैटर। हमें जब आंसर राइटिंग करनी है, हमें जब एग्ज़ाम में लिखना है, तो हमें गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की तरह दिखना होगा, ना कि स्पेसिफिक पार्टी के तौर पे, ठीक है। वो इंडिया के प्रस्पेक्ट में हमें वहाँ बात करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको वहाँ पे देखनी पड़ती है, ओके। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें और कौन सा देखना है, ओके। एक फिल्म आई हुई है, हालांकि मैंने अभी नहीं देखी, केरला स्टोरी करके कोई फिल्म आई हुई है, जिसमें मतलब कुछ चीज़ें हैं, पता नहीं, छोड़ो ये सब पॉलिटिकल, हमें क्यों डिस्कस करना है। आगे हम देखते हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, लैक ऑफ ड्रग रिकॉल लॉ इन इंडिया, ये हम देखेंगे इसमें क्या बात की गई है। तो इसमें है ऑन अप्रैल 25 मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने पब्लिश किया है पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर्स अलर्टिंग, मतलब क्या अलर्ट किया है, people about a mislabeled batch of medicine that it had inadvertently shipped to the market। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, मतलब कई बार आप देखते हो कि लेबल्स लगे होते हैं, ठीक है, मिस लेबल्ड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लें, वेट इंक्रीज़ करना, वेट डिक्रीज़ करना, हाइट बढ़ा देना, ऐसे सब बहुत सारे मिसलीडिंग चीज़ें भी रहती हैं मार्केट में। India has been mulling the creation of mandatory recall law for substandard drugs since 1976। तो ये याद रखना हमें, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया हैज़ बीन मूविंग टू क्रिएशन ऑफ मैंडेटरी रिकॉल लॉ, किस चीज़ के लिए, substandard drugs since 1976 and yet no law exists that mandates such medicine be removed from the market to this day। पर एक चीज़ याद रखनी है, ऐसी कोई भी लॉ बनाई नहीं गई है इंडिया में अभी जो ये मंडेट करे कि जो मेडिसिन है उसको रिमूव कर दिया जाए मार्केट से, जो ऐसी मिसलीडिंग टाइप की हैं। पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन आर ऑलमोस्ट सर्टनली डाइंग और सफरिंग फ्रॉम एडवर्स हेल्थ इवेंट बिकॉज सब स्टैंडर्ड ड्रग आर नॉट स्विफ्टली रिमूव फ्रॉम द मार्केट। तो मतलब जो ऐसी मिसलेबल्ड जो बिक रही हैं चीज़ें मार्केट में, मिसलेबल्ड बैच ऑफ मेडिसिन है, ड्रग्स है, तो उसमें देखो बच्चों को ऑलमोस्ट उनको मतलब वो सडनली डाई कर जा रहे हैं, मतलब डेथ हो रही है उनकी, सफ़र कर रहे हैं एडवर्स हेल्थ इवेंट्स से, इसकी वजह से। एवरी मंथ डजन ऑफ ड्रग फेल रैंडम टेस्टिंग इन गवर्नमेंट लेबोरेटरी। तो डजन मतलब आप समझ रहे हो कि डजन ऑफ ड्रग्स जो हैं वो फेल हो जा रहे हैं जब उन्हें टेस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट लेबोरेटरी में। तो क्या कितनी सारी प्रॉब्लम्स है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखेंगे। अप्रैल में, मतलब ये देखो, यही फार्मास्यूटिकल कंपनी ने पब्लिश किया पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में, वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमने देखा, जो मिसलेबल्ड बैच ऑफ मेडिसिन है उनके लिए, ठीक है। वाइल सच रिकॉल टेक प्लेस रेगुलरली इन द यूएस में रेगुलरली होता है ये चीज़, वी हैव नेवर विटनेस डोमेस्टिक और फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज रिकॉल स्टैंडर्ड और मिसलेबल्ड ड्रग्स इन इंडिया। पर हमने इस तरीके का कभी भी इंडिया में नहीं देखा। Is there a drug recall law in India? One of the reasons for differences in the behavior in India and US is because the law in later require pharmaceutical companies to recall from the market those batches of the drug that have failed to meet quality parameter। मतलब आप समझ गए कि इंडिया में नहीं है ऐसा लॉ,
क्योंकि बाद में क्या करना पड़ता है, जो ये रिकॉल फ्रॉम द मार्केट दोज बैचेस ऑफ द ड्रग दैट हैव फेल्ड टू मेट रिकॉल, उनको हटाना पड़ता है। इंडिया ऑन दी अदर हैंड हैज़ बीन मूविंग टू क्रिएशन ऑफ मैंडेटरी, वो जस्ट हमने देखा 1976 में क्या कहते हैं वो हमने अभी पढ़ लिया। इन 1976 ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी which consists of all state drug controller along with the senior bureaucrats from Ministry of Health and National Drug Regulator, Central Drug Standard Control Organization CDSCO, discuss the issue, मतलब उन्होंने डिस्कस किया इशू को, इशू ऑफ द ड्रग्स रिकॉल। द मिनट ऑफ दिस मीटिंग रिकॉर्डेड डिस्कशन ऑन हाउ drugs order to be recalled by state drug controller in one state, we found the same in another state। और कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। वाई इज देयर नो रिकॉल लॉ, क्यों ऐसा है कि कोई रिकॉल लॉ नहीं है। 3 पॉसिबल आंसर्स इसके बताए गए हैं। देयर आर द एट इट इज़ भी मेंस में लिख सकते हो ऐसे करके कि देयर आर 3 पॉसिबल आंसर टू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इज दैट ड्रग रेगुलेशन सेक्शन ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इज नॉट अप टू टास्क ऑफ द टैकलिंग कॉम्प्लेक्स ड्रग रेगुलेटरी इशू। पहली चीज़ हो गई कि जो ड्रग रेगुलेशन सेक्शन है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का, वो नहीं है अप टू टास्क कि वो टैकल कर पाए जो भी कॉम्प्लेक्स ड्रग रेगुलेटरीज इश्यूज हैं उससे निपट पाए, इसके लिए वो अप टू टास्क नहीं है। ड्यू टू कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं? अपैथी, लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड ग्रेटर इंटरेस्ट इन एनेबलिंग द ग्रोथ ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देन प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। मतलब कि पहली तो एक रीज़न अपैथी, दूसरा लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ ही ज़्यादा नहीं है, कमी है अब एक्सपर्टीज़ की इस क्षेत्र में। दूसरी चीज़ ग्रेटर इंटरेस्ट उनका ये है कि वो ग्रोथ कर पाए अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, रादर देन कि वो प्रोटेक्ट कर पाए पब्लिक हेल्थ को। ठीक है। द सेकेंड पॉसिबल फैक्टर इज इंडियाज हाईली फ्रेगमेंटेड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर विद ईच स्टेट हैविंग इट्स ओन ड्रग रेगुलेटर। अब हर स्टेट का अपना खुद का ड्रग रेगुलेटर है, ये भी एक चीज़ है। बट डिस्पाइट द फ्रेगमेंटेशन, ड्रग मैन्युफैक्चर्ड इन वन स्टेट कैन सीमलेसली क्रॉस बॉर्डर टू बी सोल्ड इन दी ऑल स्टेट अक्रॉस द कंट्री। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब क्या, ड्रग मैन्युफैक्चर हुआ एक स्टेट में, ठीक है, अब ये तो पहले देखो कह दिया गया कि सारे स्टेट का अपना खुद का ड्रग रेगुलेटर है, ठीक है, खुद का उनका रेगुलेशन जो भी है ड्रग रेगुलेटर खुद का है। पर अगर किसी एक स्टेट में बनाई जा रही है तो वो क्रॉस बॉर्डर जा रही है, सोल्ड इन ऑल स्टेट अराउंड द कंट्री, वो सभी स्टेट में बिक रही हैं, तो फिर ये भी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। To create an effective recall mechanism, the responsibility of recalling drugs has to be centralized with one authority, wielding the legal power to hold companies liable for the failure to recall drugs from across the country। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक क्रिएट किया जाए रिकॉल मैकेनिज्म जो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रलाइज्ड हो। मतलब जो अभी है कि हर स्टेट अपना खुद का कर रहा है, ऐसा नहीं हो, जिसमें क्या होगा सारी चीज़ें वो देखेगा। कोई भी चीज़ जैसे कंपनीज है लायबल है फेलर्स के और रिकॉल ड्रग्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, तो वो अगर वो कुछ भी एक्शन लेगा तो वो सारी इंटायर कंट्री पे लागू होगा अगर वो सेंट्रलाइज्ड है, ना कि हर स्टेट का अपना खुद का है। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे से उसको रिकॉल मैकेनिज्म जो है वो अच्छे से इफेक्टिव तरीके से यूज़ हो पाएगा। However, both pharmaceutical industry and state drug regulation have registered greater centralization of regulatory power. This opposition has little grounding in logic. If India is single market for drug, बताया जाता है कि if India is single market for drug, it follow that it would have no regulator. Correct? If not, the incompetence of regulators in one state can lead to adverse effect for patient in another state. तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। थर्ड पॉसिबल फैक्टर क्या है? India's drug regulator are aware of the fact that mandatory drug recall system, which necessarily has to be centered on a system of wide publicity, will bring to public attention the state of affair in India's pharmaceutical industry. तो तीसरा रीज़न भी यहाँ पे बता दिया। थर्ड पॉसिबल फैक्टर क्या है कि इंडियन ड्रग रेगुलेटर आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मैंडेटरी ड्रग रिकॉल सिस्टम विच नेसेसरली हैज़ टू बी सेंटर्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ वाइड पब्लिसिटी भी इसमें जुड़ जा रही है। विल ब्रिंग पब्लिक अटेंशन सीख करती है। ठीक है, स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडियाज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस किया गया है रादर देन, मतलब ऐसी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, what happened when substandard drug are not recalled, क्या होगा नहीं होता है तो
certainly dying and suffering from adverse health. Ideally these drugs will necessarily recall transparent manner. तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है. इन अ ब्यूरोक्रेसी intention it is to avoid accountability. It might prefer to keep quiet less substandard drug even those with dangerous consequences for consumer. अब ये चीज़ें यहाँ पे मतलब पूरा बता दिया गया कि 3 रीज़न भी इन्होंने बता दिया सारी चीज़ें कि लैक ऑफ ड्रग रिकॉल लॉ क्यों है, क्यों इंडिया में नहीं है और यूएस जैसी कंट्रीज़ में यूज़ होता है. तो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं. अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. व्हाट आर द रेगुलेशंस टू कर्टेल मिसलीडिंग फूड एक्ट. जो बहुत सारे मिसलीडिंग फूड एक्ट होते हैं उसकी बात की जा रही है यहाँ पे. देखो यहाँ पे बात की गई लैक ऑफ ड्रग रिकॉल लॉ की. ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन की थी ये इस पे फिट नहीं बैठ रहा. जैसे मैंने बोला था ना कि बहुत सारी हाइट बढ़ाने की या वेट लूज़ की, वेट गेन की बातें, ये इस पे नहीं होता है, इस पे नहीं लागू हो रहा है. ठीक है, समवेयर आप कह सकते हो कि हाँ चलो ठीक है ड्रग रिकॉल नहीं है पर इसमें आप अगर देखो तो जो हमने पूरा डिस्कस किया कि किस तरीके से कोई दवा है जो नहीं फिट बैठ रही है, ठीक है, सुटेबल नहीं है, तो उसको किस तरीके से मार्केट से हटाया जाए, ये सारी चीज़ें हैं. पर सेम चीज़ देखो दोनों का समवेयर कहीं कनेक्ट हो रहा है. ये ड्रग रिकॉल लॉ है. अब यहाँ पे देखो व्हाट आर द रेगुलेशन टू कर्टेल मिसलीडिंग फूड एक्ट. मिसलीडिंग फूड एक्ट के बारे में यहाँ पे तो दवाइयों की बात की जाती है. जैसे हाइट बढ़ाने के लिए आप ये दवाई ले लो, हाइट घटाने की बात कर रही हूँ, सॉरी, मतलब वेट लूज़ के लिए ये दवा ले लो, ये दवा ले लो. तो वो सारी मिसलीडिंग हैं. ठीक है, मिसलेबल्ड है, सॉरी मिसलेबल्ड. तो उस पर लेबल ऐसे गलत लेबल छाप देंगे कि ये इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा. ठीक है, मेडिसिन होते हैं जो लोग वहाँ पे लेते हैं बहुत सारी हाइट इंक्रीज़ करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए. अब यहाँ पे सेम वे व्हाट आर द रेगुलेशन टू कर्टेल मिसलीडिंग फूड एड. बहुत सारे मिसलीडिंग फूड एड भी होते हैं, उसकी बात करेंगे यहाँ पे. द एडवर्टीजमेंट मॉनिटरिंग कमिटी जो है FSSAI भी कहते हैं इसको, उसने 32 फ्रेश केसेस जो हुए हैं वो किसके हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर के द्वारा मेकिंग मिसलीडिंग क्लेम एडवर्टीजमेंट. जो भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है फूड को लेके उसकी बात की गई है. अकॉर्डिंग टू मनीषा कपूर जो कि CEO एंड सेक्रेटरी जनरल हैं ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की, मोस्ट कंप्लेंट जो मिसलीडिंग एड के हैं वो रिलेटेड है न्यूट्रिशन ऑफ प्रोडक्ट के. इट्स बेनिफिट एंड इंग्रेडिएंट्स मिक्स नॉट बीन बेस्ड ऑन एडिक्वेट एविडेंस. तो कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है कि हाँ ये सच में ऐसी चीज़ें हैं, पर उन्होंने डाल रखा है न्यूट्रिशन कि इससे ये हो जाएगा, इससे आपको ये फ़ायदे होंगे, वो फ़ायदे होंगे, तो उन्होंने ढेर सारी डाल रखी हैं. द FSI वॉन्ट एडवर्टीजमेंट एंड क्लेम टू बी ट्रूथफुल. वो चाहता है कि ट्रूथफुल हो, एंड एम्बिगस हो, मीनिंगफुल हो, किसी भी तरह के मिसलीडिंग ना हो, एंड हेल्प कंज्यूमर टू कम्प्रहेंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड. तो आप देखो ये आज जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला हमारा पेज है दोनों पे ही इंपॉर्टेंट है. जैसे ड्रग्स भी कई ज़्यादा जो मिसलेबल्ड है, ठीक है, और फूड आइटम्स हैं जो मिसलीडिंग होते हैं, जो कि ऐड वगैरह ये लोग करते हैं. ठीक है, तो इसकी बात भी यहाँ पे की गई है. जैसे यहाँ पे FSI यूजेस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एडवर्टीजमेंट क्लेम रेगुलेशन 2018, जिसमें डील करता है वो फूड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट से. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA रेगुलेशन जो कि कवर करता है गुड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में. तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बात की गई हैं. टेलीविजन नेटवर्क रूल 1994 है जो क्या बात करता है, स्टिपुलेट दैट एडवर्टीजमेंट मस्ट नॉट एम्प्लाई दैट प्रोडक्ट हैव सम स्पेशल और मिराकुलस एंड सुपरनेचुरल प्रॉपर्टी और क्वालिटी विच इज़ डिफ़िकल्ट ऑफ बीइंग प्रूव्ड. मतलब टेलीविजन नेटवर्क रूल 1994 में ये चीज़ लिखी गई है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका इस तरीके से नहीं वो प्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें बताया जाए कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल कोई भी मिराकुलस मतलब एक चमत्कारी चीज़ है, सुपरनेचुरल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको वो प्रूफ ना कर सकें. ऐसी चीज़ें वो नहीं दिखा सकते हैं. ये चीज़ के बारे में यहाँ बात की गई. द क्लेम मस्ट बी साइंटिफिकली सब्सटैंशिएटेड. मतलब जो क्लेम है वो ऐसा करो कि आप उसे प्रूव भी कर सको बाय वैलिडेटेड मेथड. ठीक है, वैलिडेट कर सको आप उस चीज़ को जो क्लेम आप कर रहे हो कि इसमें ये प्रॉपर्टीज़ है.
When can a product be referred to as natural and fresh? A product can be fresh refers to as natural if it single food derived from recognized natural resources and have nothing added to it. मतलब उसमें कुछ ऐड नहीं है, कोई भी तरीके की मिलावट नहीं है, तो उसे नेचुरल और फ्रेश कहा जाएगा। ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो कंपोजिट फूड विच हैव एसेंशियली मिक्सचर ऑफ प्लांट कैन नॉट कॉल देमसेल्फ नेचुरल, ठीक है। जिसमें मिक्सचर है ऑफ प्लांट एंड प्रोसेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, उसको हम नहीं कहेंगे नेचुरल, ठीक है। दे कैन से मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट, कैन नॉट कॉल देमसेल्फ नेचुरल। इंस्टीड वो ये कह सकते हैं कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, पर वो ये नहीं कह सकते कि ये नेचुरल है, ठीक है। आप डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, प्लांट और प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स से, लेकिन वो नेचुरल नहीं है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है इन्होंने। प्योर ओरिजिनल में डिफरेंस क्या है? प्योर क्या है? प्योर इज यूज फॉर अ सिंगल इंग्रेडिएंट फूड विच नथिंग बी एडेड, वही सेम चीज़ कि उसमें कुछ ऐड नहीं है। एंड विच आर डिवॉइड ऑफ ऑल अवॉइडेबल कंटामिनेशन, मतलब किसी भी तरीके का उसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है। वाइल अनअवॉइडेबल कंटामिनेशन आर विद इन प्रेस्क्राइब्ड कंट्रोल। और ओरिजिनल क्या होता है? ओरिजिनल इज यूज टू डिस्क्राइब फूड प्रोडक्ट मेड फॉर फॉर्मुलेशन विद ट्रेसेबल ओरिजिन दैट रिमाइंड अनचेंज्ड ओवर टाइम। तो डिफरेंसेस भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। न्यूट्रिशनल क्लेम, व्हाट अबाउट न्यूट्रिशनल क्लेम? न्यूट्रिशनल क्लेम में भी ईदर बी अबाउट द स्पेसिफिक कंटेंट, या तो वो स्पेसिफिक कंटेंट के बारे में होगा प्रोडक्ट के, और कंपैरिजन होगा किसी अदर फूड स्टफ से। न्यूट्रिशनल जब वो क्लेम करते हैं कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन है, तो या तो वो किसी कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर वो किसी और दूसरे से फूड स्टफ जो है सेम उसी चीज़ के, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लेम ऑफ इक्विवेलेंस सच एज कंटेन सम ऑफ द न्यूट्रिशन और फूड और एज न्यूट्रिएंट एज फूड। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं। अ लॉट ऑफ क्लेम डेटा इज टू बी बेस्ड ऑन टेक्निकल डेटा, जैसे कि इफ़ यू से देयर इज़ अ विटामिन डी इन माई प्रोडक्ट, वी नीड एविडेंस टू सब्सटेंशिएट दैट देयर indeed is vitamin D in your product. Is this he says adding, then if you claim vitamin D in your product can also help reduce fatigue, improve stamina or another claim like that. समझ रहे हो आप? तो मतलब अगर कोई ये कहता है there is a vitamin D in your product, मतलब वो कह रहा है कि इसमें विटामिन डी है, ठीक है। लेकिन अगर उसके प्रूफ करने को कहा जाए तो वो ये कहेगा कि उसने ऐड किया है, ठीक है, विटामिन डी इन योर प्रोडक्ट, ही सेज एडिंग। अगर वो ऐसा क्लेम करते हैं तो ये कहेंगे विटामिन डी इन योर प्रोडक्ट कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस फैटिक। वो इस तरह यूज़ करेंगे कि विटामिन डी थकान को स्टामिना बूस्ट करेगा, ऐसे क्लेम। देन देयर नीड टू बी इनफ लिटरेचर टू सब्सटेंशिएट दैट द इंग्रेडिएंट डज व्हाट इट बीइंग स्टेटेड, तो उसको प्रूव करना ज़रूरी होगा। ये चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस की, इम्पॉर्टेंट है, आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी होंगी। ऑलमोस्ट आई थिंक हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जो भी छोटा होगा वो हम शॉर्ट नोट में अपने कवर कर लेंगे, ठीक है। इफ़ न्यू क्वाड मीट विद यूएस, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, डोवाल डिस्कस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान इन गल्फ, तो ये सारी चीज़ें भी हम बाद में देख लेंगे। तो ये थी आज की हमारी एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।